आवाज़ आ रही है? ओके। नमस्कार सभी लोगों को। काफ़ी दिनों बाद गला खराब था इस चक्कर में। हालांकि ये क्लास भी आपको प्रीमियम फॉर्म में मिलेगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। शाम को मैं आपके साथ में बना रहूँगा ऑनलाइन, आपके सभी सवाल के जवाब देने के लिए। ठीक है। हमारे इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन हैं आज हम यहाँ पे वो देखने जा रहे हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे कवर अप करने जा रहे हैं। एग्जाम में जिस प्रवृत्ति के क्वेश्चन आते हैं आपको पता ही है अच्छे से। नहीं पता है तो अभी आपको पता चल जाएगा क्या है, क्योंकि 2 पार्ट में या 3 पार्ट में हम इसे कवर करेंगे। लगभग आप मानो हम इसे डेली कवर अप करने वाले हैं। ठीक है। हमारी यूनिट नंबर 7 जिसमें स्वास्थ्य नीतियाँ हैं वो, और यूनिट नंबर 6 जिसमें अपना इकोनॉमिक्स है वो। ठीक है। स्वास्थ्य नीति, पर्यावरण और इकोनॉमिक्स के 2 पोर्शन मैं आपके लिए लगातार लेकर आने वाला हूँ। बस आपको उन क्वेश्चंस को द बेस्ट रेडी किए लेना है। ठीक है। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ये, G20 में भारत किस समूह में आता है? समूह 1, 2, 3 या 4? इन विच ग्रुप डज इंडिया कम इन द G20? आपका पहला सवाल है, बताइएगा सर राइट आंसर क्या है। ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, ग्रुप 4 है? तो मेरे ख्याल में आप सभी को पता ही अच्छे से, बहुत सही। इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या है? वो है हमारा ग्रुप 2। राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या है? वो है ग्रुप 2। यानी कि भारत जिस ग्रुप में आता है वो कौन सा ग्रुप है? वो है ग्रुप 2। यहाँ कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको इस बारे में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। आप उन फैक्ट्स को यहाँ पे थोड़ा चेक कर लीजिएगा लाइन से आते हुए। जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, जो G20 है इसमें कुल कितने, इसमें कुल 5 समूह होते हैं। कितने समूह होते हैं? कुल 5 समूह। ठीक है, नहीं है ऐसा? जिसमें से भारत के समूह में आता है, भारत आता है समूह 2 में। यदि हम लोग यहाँ पे बात करें जो समूह 2 है, उस समूह 2 में भारत के अलावा और कौन कौन आते हैं, आइए उनके नाम हम यहाँ पे देख लें। तो उसमें आता है रूस, उसमें आता है दक्षिण अफ्रीका, और उसमें आता है तुर्की। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका ही वो जगह है जहां पर क्या है, 2025 का जो G20 का नया समिट है वो होने जा रहा है। और आपको एक बात बता दें यहाँ पर कि जो अमेरिका है, अमेरिका हो सकता है G20 को इस साल बर्बाद करने की कोशिश करे। ठीक है, क्योंकि ट्रंप जानते हो बिल्कुल ही क्या है, पागल दिमाग का है, वो कुछ भी कर सकता है। खैर उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी तो हम यहाँ पर कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो चेक करने जा रहे हैं, है कि नहीं सर? यदि हम लोग बात करें यहाँ पर जो यूएस है, यूएस के समूह के अंतर्गत आता है, ये आता है समूह 1 के अंतर्गत, क्योंकि जो महाशक्तियां हमें उनके समूह भी पता रहे। यदि हम लोग यहाँ पे बात करें जो चीन है, चीन के समूह में आता है, तो ये आता है समूह 5 के अंतर्गत। ठीक है, समूह क्रमांक 5। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो यहाँ पर मैंने आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2025 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, यूएसए या फिर रूस? विच कंट्री विल चेयर द G20 इन द ईयर 2025? ब्राजील, साउथ अफ्रीका, यूएसए और रशिया? तो आई थिंक पीछे मैं आपको इसका आंसर ऑलरेडी बता के आ चुका हूं, अभी कुछ पहले मेरे को बताया भी। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? जी हाँ बिल्कुल, वो है हमारे यहाँ पे क्या, दक्षिण अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका। आइए साउथ अफ्रीका के बारे में हम यहाँ पर कुछ बातें और देखते हैं। ऐसा यदि हम लोग यहाँ पे बात करें, 2024 की जो अध्यक्षता थी वो किसके हाथ में थी? वो थी ब्राजील के हाथ में। ठीक है ना ऐसा? और जो 2025 की अध्यक्षता है वो किसे मिलने वाली है? वो मिलने वाली है साउथ अफ्रीका को। हम लोग बात करें 25 तो क्लियर है, 26 में जो होने वाली है वो अध्यक्षता किसको मिलेगी? यूएसए को। तभी तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि यूएसए क्यों बर्बाद करना चाह रहा है, कि बहुत सारे कारण है, आपको बताएं। ठीक है, अब वो कारण क्या है ये आपका टॉपिक अलग चला जाता है। ठीक है ना ऐसा? कुछ मैं आपको अन्य तथ्य यहाँ पे इसके बारे में और बताना चाहूंगा, वो आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, G20 के बारे में कुछ और अन्य तथ्य हैं। ठीक है, हम यहाँ पर उनको भी देखे लेते हैं। आइएगा देखते हैं हम लोग यहाँ पर अन्य तथ्यों में, यदि हम लोग बात करें तो जैसे आप देखिएगा, हम लोग बात करें कि जो G20 इसकी स्थापना थी, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, क्या आप किसी को पता कब हुई थी इसकी स्थापना? तो ये हुई थी 26 सितंबर 1999 को। कब हो रही है? 26 सितंबर 1999 को किसकी स्थापना हो रही है? ये स्थापना हो रही है G20 की। यदि हम लोग बात करें, इसमें आपको एक ट्रायो का मिलेगा। क्या मिलता है इसमें? होता है ट्रायो का, ट्राइओ का। क्या होता है? एक होता है ट्राइओ का। यदि आप लोग बात करोगे ट्राइओ का, इसमें 3 लोग आपको मिलेंगे। एक आपको भूतपूर्व मेजबान यहां देखने को मिलता है, दूसरा जो वर्तमान व्यक्ति है वो आपको देखने को मिलता है, और फिर आने वाला भविष्य का व्यक्ति। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे ट्राइयोका की बात करें तो 3 लोग होते हैं ट्राइयोका में जो आपको देखने को मिलते हैं। 3 लोग कौन कौन देखने को मिलते हैं भैया? तो देख लो यहाँ पर, पहला यहाँ पर क्या है? भूतपूर्व मेजबान। कौन है वो? वो है आपका भूतपूर्व मेजबान।
तो जब आपसे भूतपूर्व मेजबान की बात की जाएगी तो बताइएगा वो कौन है भूतपूर्व मेजबान, तो वो है आपका भारत। वो कौन है, वो है हमारा भारत, ठीक है ना। ऐसा 2024 के समय का, आई एम सॉरी 24 नहीं, ये 23 के समय का आएगा जाकर, ठीक है। और हम लोग बात करें वर्तमान जो मेजबान है, वर्तमान जो मेजबान है, तो वर्तमान मेजबान इसका कौन था, ठीक है ना, वो था आपका ब्राजील 2024 के टाइम पर। ऐसा और चूंकि आने वाले है, मतलब आने वाले टाइम में कब, मतलब कि जो आपका भविष्य आने वाला है ना, आगामी जो रहेगा मेजबान, आगामी इसी 2025 के एंड में आते आते दिसंबर के टाइम पे, वो कौन है, वो है दक्षिण अफ्रीका। कब, 2025 के टाइम पे जाकर, 2025, ठीक है। इतनी सी बात। तो ये कुछ और फैक्ट्स है किसके बारे में, आपके G20 के बारे में। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, G20 में भारत की ओर से शेरपा ट्रैक कौन है, अरविंद पनगड़िया, अमिताभ कांत, जयशंकर या फिर निर्मला सीतारमण। बताइए इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी बताइएगा क्योंकि समय कम है, हमें जल्दी इन्हें डिस्कस करना है। शेरपा ट्रैक फ्रॉम इंडिया इन G20 इज अरविंद पानगरिया, अमिताभ कांत, मिस्टर जयशंकर और मिसेस निर्मला सीतारमण, हमारी प्यारी डोकरी, ठीक है। इट्स द मार्जिन, ठीक है। निर्मला जी मार्जिन के बारे में बहुत शानदार बात करती हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्जिन दैट इज अवेलेबल द GST। चलिए इसका राइट आंसर यहां पर क्या है, वो है अमिताभ कांत। कौन है, वो है मिस्टर अमिताभ कांत। आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम यहां पर इसके देखते हैं आकर। तो देखो जब आपसे इसकी बात की जा रही है, ठीक है, शेरपा ट्रैक किसकी, अमिताभ कांत की, ठीक है। यहां पर आपके जो और नाम है, ठीक है, जैसे आप देखना ट्रैक जो होते हैं मेनली दो ट्रैक रहते हैं, एक तो हमारा शेरपा ट्रैक है जो आपने यहाँ पीछे देख ही लिया, एक और ट्रैक हमारे यहाँ पे कौन सा है, वो आपका फाइनेंस ट्रैक। कौन सा ट्रैक है, वो है आपका फाइनेंस ट्रैक, ठीक है ना। ऐसा तो जो आपका फाइनेंस ट्रैक है, इस फाइनेंस ट्रैक में कौन कौन आता है यहां पर आप वो देख लीजिएगा। तो इसमें भैया आती हमारी निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। कौन आ रही है, मिसेस निर्मला सीतारमण, जो क्या है कैरेमेल्टेड पॉपकॉर्न पे क्या लगाती है, GST लगाती है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक व्यक्ति और है, वो कौन है, वो है संजय मल्होत्रा, ठीक है। कौन है, वो है मिस्टर संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा चूंकि नाम यहां पर आया तो इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हमको पता रहे मिस्टर संजय मल्होत्रा जी के बारे में। क्या क्या फैक्ट्स है, आइए हम यहां पर देखते हैं, उन फैक्ट्स की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखना यहां पर मिस्टर संजय मल्होत्रा क्या क्या बताने जा रहे हैं। देखो संजय मल्होत्रा ये क्या है, ये RBI के, ठीक है ना, RBI के ये क्या बने, 26th गवर्नर बने। RBI के ये क्या बने, 26th गवर्नर बने। और ये कब बने थे, ये बने थे 11 दिसंबर 2024 को। कब बने थे, ये बने थे 11 दिसंबर 2024 को, ठीक है। और ये IAS रहे हैं, है ना, ये एग्जाम पूछते हैं आपसे कईयों बार। तो ये कह रहे हैं ये पूर्व IAS रहे हैं, और किस कैडर से, राजस्थान कैडर से। किस कैडर से, राजस्थान कैडर से, ठीक है। ऐसा तो ये क्या कुछ फैक्ट्स है इनके बारे में, ठीक है। ऐसा हम यहाँ पे कुछ और अगर चर्चा करें G20 के बारे में तो हमको यहाँ पे कुछ बातें और पता पड़ेंगी। आइए उन बातों को भी हम यहाँ पे देख ही लेते हैं, वो कौन कौन सी बातें। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें जो चीफ कोऑर्डिनेटर है ठीक है, जो चीफ कोऑर्डिनेटर है, ये है सही, चीफ कोऑर्डिनेटर है, वो G20 के कौन है, वो हमको यहाँ पे पता रहने चाहिए। वो चीफ कोऑर्डिनेटर वो है मिस्टर हर्षवर्धन श्रृंगला। उनका नाम क्या है, उनका नाम है मिस्टर हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक है। तो ये कुछ और नाम है जो आपको क्या रहे पता रहने चाहिए, ठीक है। ऐसा चलिए कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब फैक्ट्स इतने कवर अप करके चलेंगे कि आपका काम इससे बनता चला जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, G20 की अवधारणा निम्न में से किस वैदिक ग्रंथ से ली गई, उपनिषद, आरण्यक, वेद या फिर पुराण। द कंसेप्ट ऑफ G20 इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक टेक्स्ट, उपनिषद, आरण्यक, वेदास या फिर पुराणास। बताइएगा राइट आंसर का क्या है जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर यहां पर है, वो है उपनिषद, ठीक है। वो क्या है, उपनिषद है। एक्चुअली वो महा उपनिषद है ना, लेकिन अल्टीमेटली वो है क्या, उपनिषद, ये आपको बताएं, ठीक है। ऐसा तो खैर इसमें हमारा ज्यादा कुछ खास है नहीं है, इस क्वेश्चन आपको बताएं, बस आपको पता है उपनिषद। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कुछ चीजों को लेके तो हमको पता है कि जो G20 है, G20 का जो ध्येय वाक्य वो क्या है, वो है वसुधैव कुटुंबकम। क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। ऐसा कुटुंब, कुटुंबकम नहीं, कुटुंबकम, तभी ये कहां से लिया, उपनिषद से। चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइएगा।
चौथा G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप एंड द लेबर एंड मिनिस्टर मीटिंग कहां संपन्न हुई है? ठीक है, वेयर वॉज द फोर्थ G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप एंड द लेबर एंड मिनिस्टर्स मीटिंग्स हेल्ड? खजुराहो, इंदौर, हैदराबाद या फिर चेन्नई? ये थोड़ा क्या डिटेल्ड आपके क्वेश्चन है, थोड़ा डीप नॉलेज वाले क्वेश्चन आपको बताएं और एग्जाम में इनके आने की संभावना काफी बनती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना ऐसा? अब वो क्यों बनती है अभी आपको समझ में आने वाला है कुछ ही देर के भीतर, तो बताइएगा इसका राइट आंसर हमारा क्या है ना? चौथा जो G20 का हमारा एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप और लेबर और मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है, इन चार में से कहां पर हुई है? बिल्कुल सही जवाब, इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या है? वो है इंदौर। आओ कुछ फैक्ट्स हम इसके रिगार्डिंग यहाँ पे चेक करने जा रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, इंदौर को लेके, ठीक है, इंदौर में जो ये मीटिंग होने जा रही है, ठीक है, ऐसा उसके लिए एक ध्येय वाक्य बनाया गया है। वो क्या बनाया गया? वो बनाया गया जीरो मैनेजमेंट, आई एम सॉरी, जीरो वेस्ट मैनेजमेंट। क्या बनाया गया? जीरो वेस्ट मैनेजमेंट, है कि नहीं ऐसा? जीरो वेस्ट मैनेजमेंट। कुछ और बातें यदि हम लोग देखें यहां पर, जैसे आप देखना यहां पर हमारा पीछे क्या था? खजुराहो, इंदौर और चेन्नई। तो यहां पर भी कुछ ना कुछ है, इसीलिए क्या है, इसे ऑप्शन में रखा गया। यदि हम लोग यहां पे बात करें किसको लेके? खजुराहो को लेके। किसको लेके? खजुराहो। तो जो खजुराहो है वहां पर हमारा क्या हो रहा है? खजुराहो में वहां हो रहा है पहला कल्चरल ग्रुप मीट। पहला क्या हो रहा है? कल्चरल ग्रुप मीट। कहां पर? खजुराहो में, है कि नहीं ऐसा? देन हमारे यहाँ पे क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद में हमारा क्या हो रहा है? तो आप आइए वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं हैदराबाद में क्या हो रहा है। ठीक है, तो जो हैदराबाद है आपको बताएं, हैदराबाद में हमारी जो ना फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन को लेके क्या होने वाला है? प्रिंसिपल्स बनने वाले। आप बोल दो से मीटिंग बोल दो, किसको लेके? फूड सिक्योरिटी। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं यहाँ पे क्या? फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन को लेके, है ना? बस क्या हो, माइंड में क्लिक कर जाओ, कुछ भी नहीं है कि नहीं ऐसा? जैसे हैदराबाद क्या है, खाने पीने के मामले में क्या है, काफी आगे है। हैदराबाद की जो बिरयानी है बड़ी फेमस है ना? तो वहां पर क्या आ गया आपका? फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, है कि ऐसा? इसकी जो हैदराबादी जो बिरयानी आपको मालूम है, आप इसे ऑर्डर करके मंगा सकते स्विगी से। स्विगी जोमेटो ने अपने अलग ही, है ना, इंटर स्टेट लेवल का जो वो कहते हैं ना, आपका कहते हैं डिलीवरी है, वो स्टार्ट कर दिए। आप इसे ऑर्डर करके मंगा सकते हो भाई साहब, फ्रीज होकर पहुंचेगी और फिर गर्म होकर फिर आपके घर पे आ जाएगी, ये रहेगा। चले खैर, हैदराबाद से हम लोग थोड़ा आगे की ओर आते हैं, तो अपना यहाँ पर क्या है? चेन्नई। चेन्नई आप जानते हो जो चेन्नई है, चेन्नई के नजदीक क्या मिलेगा आपको? वहां मिलेगा आपको समुद्र। क्या मिलेगा? समुद्र। तो जब समुद्र वाली बात आएगी तो यहां पर क्या है? ब्लू या फिर ओशन इकोनॉमी की चर्चा की जाएगी। किसकी? ब्लू या फिर ओशन इकोनॉमी की। कहां पे? चेन्नई में जाकर। ठीक है, इसलिए क्या है? चार ऑप्शन यहां पर आपके हो गए एक्सप्लेन्ड। ठीक है, जो आपने देखे। इंदौर में हमारी क्या होगा? जीरो वेस्ट मैनेजमेंट। खजुराहो में हमारा क्या होगा? पहला कल्चरल ग्रुप मीट। हैदराबाद में क्या होगा? फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन। और चेन्नई में क्या होगा? ब्लू या फिर ओशन इकोनॉमी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। G20 के तहत इंप्लीमेंटेशन रोड मैप फॉर लैंड रजिस्ट्रेशन कहां संपन्न हुआ है या हुई है? वेयर हैज द इंप्लीमेंटेशन रोड मैप फॉर लैंड रजिस्ट्रेशन बीन इंप्लीमेंटेड अंडर G20? गोवा, गांधीनगर, जयपुर या फिर काशी? ठीक है, तो बताइएगा कहां पर हुआ है। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन रोड मैप फॉर लैंड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, लैंड वाली बात यहां पे निकल कर आ रही है, तो आप सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा। बताइएगा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है वो है आपका बिल्कुल सही, गांधीनगर। क्या है आपका? वो गुजरात, गांधीनगर। देखो हम यहाँ पर यदि बात करें, ठीक है, जब आपके सामने यहाँ पर क्या आएगा? गोवा निकल कर आएगा, ठीक है ना, गोवा। तो गोवा में क्या है? गोवा में आपका रोड मैप फॉर टूरिज्म। क्या है वहां पर आपका? रोड मैप फॉर टूरिज्म। गोवा में हमारा क्या है? रोड मैप फॉर टूरिज्म। जयपुर में देख लीजिए, यहां पर आप लोग, जयपुर में क्या है आपका? ठीक है, तो जो जयपुर है वहां पर हमारा है कॉल फॉर एक्शन टू एनहांस। कॉल फॉर एक्शन टू एनहांस MSMEs। ये कहां पर आपका? जयपुर में जाकर। यदि हम लोग यहाँ पे बात करें किसकी? काशी की। किसकी? काशी की। तो यहां पर क्या है? यहां पर आपका कल्चरल पाथवे। वैसे आप जानते हो काशी तो भैया नगरी है पूरी पूरी। कल्चरल पाथवे, तो वहां पर आपको संस्कृति क्या बहुत शानदार देखने को मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। जयपुर में क्या है? एनहांसमेंट किसको लेके? MSMEs को लेके। अभी पिछले ही महीने जनवरी 11 तारीख को मैं जयपुर एक बड़ी ही बिजनेस इवेंट मीट में गया था। द कैटलिस्ट ग्रुप एक समूह है जिसकी वो बिजनेस मीट हुई थी। उस मीटिंग में जाके मालूम पड़ा कि वाकई में कि देश जो उद्यमिता उसकी ओर किस तरीके से लगातार बढ़ता चला जा रहा है।
है ना, उस व्यक्ति, वो जो व्यक्ति है जिसका वो ग्रुप है द कैटलिस्ट ग्रुप, वो व्यक्ति खुद आईएएस क्वालिफाइड है, उसने बहुत सारे स्टेट के एग्जाम्स पीसीएस क्लियर कर रखे हैं, और आप देखिए उसे इंटरेस्ट नहीं है नौकरियों में, उसका इंटरेस्ट कहाँ पर है, एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप बनने में। ठीक है, तो जब भी क्या उद्यमिता वाली बात है कि आप दिमाग में क्या द कैटलिस्ट ग्रुप के एस पंडित को लेकर आ सकते हैं और एमएसएमई को यहाँ पे ले जाके जोड़ सकते हैं, है कि नहीं सर। बाकी आप जानते हो गोवा तो टूरिज्म के लिए है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, और काशी कल्चर के लिए जाने का कोई बात ही नहीं है कि नहीं सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। G20 में नवीनीकृत ऊर्जा को कब तक 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है? 26, 30, 47 या 70 तक, बताइएगा फटाफट। राइट आंसर क्या है, कब तक रखा गया भैया G20 को, मतलब बाय व्हेन इज द टारगेट ऑफ G20 टू ट्रिपल द रिन्यूएबल एनर्जी हैज बीन केप्ट। बिल्कुल सही है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या है, वो है हमारा 2030। कब तक है वो, हमारा 2030 तक आते थे। आइए कुछ फैक्ट्स हम इसके रिगार्डिंग यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, तो देख रहा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखो आपने देखा कि 2030 तक क्या करना है, जो नवीनीकृत ऊर्जा है कि नहीं, जो हमारी क्या यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, इसके टारगेट कितना ट्रिपल किए देना है, कितना कर देना है, ट्रिपल किए देना है। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, कुछ और अन्य संस्थान भी क्या किए बनाए गए, आओ उनके नाम हम यहाँ बारी बारी से देखते हैं। पहला हमारे यहाँ पे क्या वो है एनसीक्यूजी, कौन सा आपका वो है आपका एनसीक्यूजी। ठीक है, तो जो एनसीक्यूजी है इसको बनाया गया, और जो एनसीक्यूजी है इसका पूर्ण रूप हमें पता रहना चाहिए, वो हमारा क्या है, न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, क्वालिफाइड न्यू कलेक्टिव, हाँ सही है, क्वालिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। ठीक है, हालांकि आपसे फुल फॉर्म नहीं पूछेंगे, बस एनसीक्यूजी क्या है, क्या पता इसका नाम आपको मिल जाए, है कि नहीं सर। मतलब यहां पर ये बोला गया कितना, यहां पर जो यूएसडी $100 बिलियन है, इसे क्या है, एक साल में खर्च किया जाएगा इसके तहत, है कि नहीं, एनसीक्यूजी के तहत, न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। ठीक है ना, ऐसा। यहां पर हमारा एक और कौन सा है, वो कौन सा है, वो है हमारा जीबीए, क्या है उसका नाम है जीबीए। तो जीबीए भी अब थोड़ा देख रहे हैं, ये जीबीए क्या है। ठीक है, तो सुन लीजिएगा, जीबीए हमारे यहाँ पे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ठीक है ना, ऐसा जो ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंसेस है, इसमें कितने देश रहेंगे सम्मिलित, यहाँ पे सुन लेना, इसमें कुल 19 देश सम्मिलित है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर क्या है, 12 अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है वो भी इसमें क्या रहेंगे, शामिल रहेंगे। 12 अंतरराष्ट्रीय संगठन, है कि नहीं, ऐसा, ये वाली बात। तो आपको ये दो नाम यहाँ याद रखने हैं, एनसीक्यूजी और जीबीए। कौन से, एनसीक्यूजी और जीबीए। क्लियर है बात। आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ से अगले क्वेश्चन की ओर। सार्क डेवलपमेंट फंड का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, थिम्पू, ढाका, नई दिल्ली या फिर इस्लामाबाद, बताइएगा। जो सार्क है इसका जो मुख्यालय कहां पर है, आई एम सॉरी, सार्क का मुख्यालय आपको पता है, यहां पे बोला गया सार्क डेवलपमेंट फंड का मुख्यालय कहां पर है, तो वो कहां पर है बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब, वो कहां पर है, वो है थिम्पू में। थिम्पू ये कहां पर है, थिम्पू आपका भूटान में। ये कहां पर है, भूटान में। थिम्पू कहां पर है, ये हमारा भूटान में। आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे चेक आउट करते हैं। ठीक है सर, देखो यदि हम लोग यहाँ पे बात करें सार्क को लेके, आप देखना, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। चलिए यहां पर आइएगा, जो हमारा ढाका है, ढाका, ठीक है ना, ढाका में क्या हो रहा था, इधर सुन लीजिएगा। ढाका में जो सार्क की स्थापना की गई थी कब, 1985 में। ठीक है, 1985 में क्या बोल रहे हैं आपसे, ढाका में सार्क की स्थापना हुई थी, सार्क की स्थापना। ठीक है, कहां पर, ढाका में। यदि हम लोग यहाँ पे बात करें इसको लेके नई दिल्ली को लेके, ठीक है सर, तो जो न्यू दिल्ली आपको बताएं, न्यू दिल्ली में इसके रिगार्डिंग एक यूनिवर्सिटी हम बोलते हैं सार्क यूनिवर्सिटी, SAU, ठीक है ना, ये क्या है, सार्क की यूनिवर्सिटी है, जो कहां पर है, न्यू दिल्ली में। बहुत से बच्चे सार्क नेशन यहाँ पर क्या पढ़ने आते हैं, अफगानिस्तान से काफी बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, देन अपना यहाँ पे क्या अगला, इस्लामाबाद। खैर ये अपना नहीं है, अपना था ये, है ना, इस पर क्या अवैध कब्जा कर लिया और कुछ भी नहीं है। इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद में क्या थी, यहाँ पे आर्बिट्री काउंसिल, यहाँ पर कौन सी काउंसिल है ना,
झगड़ों को सुलझाने के लिए, आर्बिटरी, आर्बिटरी काउंसिल, झगड़ों को सुलझाने के लिए बना गई एक परिषद। ये कहां पर है? ये इस्लामाबाद में। लगता ही नहीं भैया कि यहाँ पर ये होना चाहिए, लेकिन फिर भी वहां पर वो है। ठीक है ना, ऐसा इतनी सी बात। किसको लेके ठीक है। तो फंड कहां पर है? भूटान में। स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी, है ना। बाकी नई दिल्ली में क्या है? यहाँ पर है हमारा यूनिवर्सिटी, और जो इस्लामाबाद है वहां पर हमारा क्या है? वो है हमारा आर्बिट्री काउंसिल। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा आप लोग। नेक्स्ट, आसियान की स्थापना के समय इसका नाम इन चारों में से क्या था? ASEAN, ASA, या फिर ASEAN, या फिर बताइएगा अपना राइट आंसर यहाँ पर क्या है? ASEA। चलो, हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या है? वो है हमारा ASA। आई एम सॉरी, वो हमारा यहाँ पे क्या है? वो है हमारा ASA। ठीक है ना। आइए इस ASA के बारे में हम यहाँ पे कुछ बातें चेक आउट किए लेते हैं। ठीक है, ऐसा कि ये ASA भैया है क्या? तो सुन लीजिए भैया, ASA क्या है? ये हमारा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। क्या है हमारा? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, ऐसा। और जो एसोसिएशन है, इसका जो गठन है ये किस वर्ष हो रहा था? ये हो रहा था हमारा 1961 के टाइम पर। 3 देश थे यहाँ पर। एक था हमारा थाईलैंड, एक था फिलीपींस, एक था मलाया यानी कि मलेशिया। ऐसा, थाईलैंड, फिलीपींस और मलाया। ठीक है, ये चीज, और कुछ भी नहीं है। ये हम लोग यहाँ पे बात करें आसियान, देखो 61 वाली बात तो ये है। और ये हम लोग यहाँ पर हम लोग ये बात बोले, कौन सी बात? ये वाली बात कि जो आसियान है, ठीक है, ये कब, इसका जो सही गठन है, ठीक है ना, मतलब ये तो था ASA, लेकिन जो आसियान है, आसियान की जो स्थापना है वो हकीकत में किस वर्ष में जाकर हो रही है? वो हो रही है हमारी 1967 के टाइम पर जाकर। और जब 1967 में आसियान बनेगा तो यहां पर क्या है? इन 3 साल में 2 देश और आकर जुड़ने वाले। उन 2 देश के नाम क्या क्या है वो हमको यहाँ पे पता रहने चाहिए। ठीक है, एक तो है यहां पर इंडोनेशिया, और दूसरा यहां पर है वो है सिंगापुर। इंडोनेशिया, और दूसरा यहां पर क्या है? उसका नाम है सिंगापुर, है क्या नहीं? ऐसा। इसके हेडक्वार्टर कहां पर हमको पता है? मुख्यालय, तो मुख्यालय वो है इसका जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है, ऐसा। मुख्यालय कहां पर? हेडक्वार्टर आसियान का, तो वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है, जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है, ऐसा। कोई दिक्कत भैया? आइए आगे बढ़ते हैं यहां से अगले क्वेश्चन की ओर। आसियान को सबसे अंत में ज्वाइन करने वाला देश इन चारों में से कौन सा? वियतनाम, लाओस, म्यांमार या फिर कंबोडिया। ठीक है, आसियान को सबसे आखिरी में इन चारों में से किसने ज्वाइन करा था? वियतनाम ने, लाओस ने, म्यांमार ने, या फिर कंबोडिया ने? बताइएगा सर, राइट आंसर क्या है यहाँ पर? जल्दी। सबसे आखिरी 1999 के टाइम पे जाकर वो कौन है? वो है कंबोडिया। कौन है? वो है कंबोडिया। देखो यदि हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, ऐसा, तो जो वियतनाम है ये 7वें नंबर का था। ठीक है, लाओस 8वें नंबर का था, म्यांमार 9वें नंबर का था, और कंबोडिया 10वें नंबर का। तभी तो क्या है, आसियान के टोटल 10 सदस्य देश हैं कि नहीं है? ऐसा, ये चीज। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर निम्न में से कौन आसियान का ऑब्जर्वर स्टेट है? ईस्ट तिमोर, पपुआ न्यू गिनी, दोनों ही, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये आप लोगों सभी को पता होगा जहां तक है ना। ऑब्जर्वर नेशन वो होते हैं जो क्या है, कुछ काम के लिए हेल्प आउट करने के लिए आते हैं। जैसे मान लो घर पे लड़के वाले लड़की को देखने आ रहे, तो हमने अपने पड़ोस से एक अंकल जी को बुला लिया, तो वो क्या एज ए ऑब्जर्वर वहां पे देखेंगे, जो भी कुछ करेंगे। ऐसा बिल्कुल सही है। राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या है? वो हमारा बोथ, यानी कि ईस्ट तिमोर भी और पपुआ न्यू गिनी भी। बहुत बढ़िया। आगे बढ़े यहां से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2025 में आसियान की 46वीं और 47वीं समिट का आयोजन कहां होना है? इंडोनेशिया में, लाओस में, मलेशिया में, फिर फिलीपींस में, है ना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कईयों बार आ चुके हैं, और इस प्रकार क्वेश्चन हमें क्या पता रहने चाहिए। ठीक है ना, ऐसा। तो बताइए क्या है? वेयर इज द 46th एंड 47th समिट ऑफ आसियान टू बी हेल्ड इन 2025? इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया या फिर फिलीपींस? तो इसका राइट आंसर क्या है भैया? इसका राइट आंसर भैया है अपना क्वेश्चन नंबर चलिए
सी मलेशिया, ठीक है, सी मलेशिया। आओ इसके कुछ फैक्ट्स हम यहाँ पर देखते हैं मलेशिया के कैसा। तो देखो यहाँ पर सुन लेना आप लोग, जो मलेशिया यहाँ पर क्या है, मलेशिया में कौन से नंबर की समिट होने वाली, पहले तो ये पता रहे, ये होने वाली है 46 और 47। कौन कौन सी, 46 और 47। इसके अलावा यदि हम लोग यहाँ पर बात करें तो जो 48वीं और 49वीं है कि नहीं ऐसा, जो 48वीं 49वीं है वो हमारी कहां पर होने वाली है, वो होने वाली हमारी फिलीपींस में। 48 और 49 ये कहां पर होगी, ये हमारी होगी फिलीपींस में जाकर, ठीक है। समिट पे क्वेश्चंस आते हैं इसीलिए यहां पर आपको बताए जा रहे हैं ऐसा, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पीछे अपने एक ऑप्शन था कौन सा, लाओस वाला। तो लाओस में हमारी मीटिंग्स पहले हो चुकी हैं, आपको बताएं, ठीक है। जो लाओस है यहाँ पर क्या है, 44वीं और 45वें क्रम की जो मीटिंग है ये क्या है, हो चुकी है। यदि हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है ना, ऐसा जो पहली समिट थी, फर्स्ट जो यहाँ पर था सम्मेलन था, ये कहाँ हुआ होगा, सीधी बात है, ये हुआ था आपका बाली इंडोनेशिया में। कहाँ हुआ है, बाली इंडोनेशिया में जाकर, ठीक है ऐसा, ये चीज ऊपर ऊपर अभी कोई नहीं है, अभी यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। चलिए तो ये अपना यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट समिट है ना, बाली इंडोनेशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोग यहाँ से, कोई आगे थे पूछने के लिए भी आगे आएगा। आरबीआई के अंतर्गत सभी प्रकार के व्यावसायिक बैंक किस कानून के तहत विनियमित होते हैं, आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 2, आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 2A, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 या फिर उपर्युक्त सभी। अंडर विच लॉ आर ऑल टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स रेगुलेटेड अंडर द आरबीआई, ठीक है। यहाँ पे आपके चार ऑप्शन से बताइएगा, हमारे यहाँ पर राइट आंसर क्या है भैया, जल्दी, ठीक है। तो कंफ्यूजन है, तो देखो यहाँ पे लिखा है कमर्शियल बैंक वाली बात, यहाँ पे हमारा मेन कीवर्ड क्या है, वो हमारा कमर्शियल बैंक यानी कि व्यावसायिक बैंक, क्या है, ये है हमारा व्यावसायिक बैंक। हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या है, वो है सी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। आओ कुछ फैक्ट्स हम इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चेकआउट करते हैं, ठीक है ऐसा। तो देखो अगर आपको यहाँ पे बात बताएं, क्या मार्च 2024 तक, कब तक, मार्च 2024 तक जो टोटल बैंक है कहां पे, इंडिया में, मतलब टोटल बैंक की जो शाखा है कहां पर, भारत में, वो कितनी है, वो है हमारी 141। शाखा ही नहीं बोले अपन, बोले 141 बैंक है ना, फिर इनकी अलग अलग शाखा है, सीधी बात तो ये है ऐसा। इसमें से यदि आपको बताएं यहां पर, जो हमारे पीएसबीज हैं, है कि नहीं ऐसा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ये कितने हैं, ये हैं 12 ऐसा। देन हमारे जो यहाँ पर क्या है, प्राइवेट बैंक हैं, जो प्राइवेट बैंक है इनकी संख्या कितनी है, वो हमारी 21 के आसपास, ठीक है ऐसा। देन हमारे यहाँ पे क्या है, फॉरेन बैंक्स यानी कि विदेशी बैंक, आपको पता है फॉरेन बैंक, विदेशी बैंक, इनकी संख्या कितनी ये है 45। बाकी जितने बचेंगे वो हमारे कौन से बैंक हो जाएंगे, अदर बैंक्स, ठीक है ना, जिसमें हमारे एलएबीज, ग्रामीण बैंक, आरआरबीज, ये सब निकल कर आ जाते हैं ना, अदर्स में अपने क्या यहाँ पर आ जाएंगे निकल के, वो सबके सभी जितने बचेंगे। बाकी आपको यहाँ पर ये वैल्यू क्या याद रहनी चाहिए, है ना। ये कब तक की है, ये आपके मार्च 2024 तक के डेटा को लेकर है कि नहीं ऐसा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, आरबीआई में अधिकतम कितने डेप्यूटी गवर्नर हो सकते हैं, 2 3 4 5, मेरे ख्याल में आप सबको ये पता होगा, ठीक है। अभी अभी पीछे आप क्या गवर्नर के बारे में पढ़ के आ चुके हो, है कि नहीं। गवर्नर कौन थे, वो थे मिस्टर संजय मल्होत्रा, और डिप्टी गवर्नर की संख्या बिल्कुल 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, कितने से ज्यादा, 4 से ज्यादा। यदि हम लोग यहाँ पे बात करें किसको लेके, डिप्टी गवर्नर को लेके, ठीक है ऐसा। तो जो डिप्टी गवर्नर है ये कितने हैं, 4। और आप देखना ये आरबीआई के जो आरबीआई एक्ट 1934 है उसका जो सेक्शन 81A है, कौन सा, सेक्शन 81A, उसके तहत क्या है, जो गवर्नर और डिप्टी गवर्नर है इनकी नियुक्ति की जाती है। तो उनके नाम हमें पता रहे, ठीक है। पहला तो यहां पर है मिस्टर राजेश्वर राव, ठीक है ना ऐसा। दूसरा यहां पर क्या है, वो है टी रविशंकर, टी रविशंकर। देन यहां पर अपने क्या है, वो है स्वामीनाथन, स्वामीनाथन ऐसा। और एक यहां पर कौन है, वो है पात्रा जी, है ना, एमडी पात्रा उनका नाम है ऐसा, पात्रा जी, ये संबित पात्रा नहीं, एमडी
पात्रा जी, है ना। अभी क्या लेटेस्ट आए, हालांकि ये पहले से बने, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया कब, जनवरी 2025 से आते आते। पात्रा जी के, ठीक है, ये 4 लोग हैं, है ना। और अपना एक्ट कौन सा है, वो है आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 8(1) है। आगे बढ़े यहाँ से अपन लोग, ठीक है सर। कुछ फैक्ट्स और मैं आपको यहाँ पर इसके बताना चाहूंगा, वो और आप फटाफट यहाँ पे देख लो कौन कौन से वो फैक्ट्स हैं, है कि नहीं सर। हाँ, जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें किसको लेके, आरबीआई को लेके, है ना। तो आरबीआई का जो गठन है ये कब हो रहा है, ये हो रहा है 1 अप्रैल 1935 को। उस समय इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर, वो कलकत्ता में रखा गया था, आपको पता है ना, कोलकाता, हाल ही समय कलकत्ता बोल रहे हैं सर, ये चीज। और 1937 में, कब, 1937 में जो हेडक्वार्टर थे ये कहां पर शिफ्ट कर दिए गए, ये मुंबई में शिफ्ट कर दिए गए, क्योंकि 1935 में क्या गया था, विभाजन वाला अधिनियम आया था, उसमें क्या, म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। और 1937 तक क्या, ये म्यांमार के लिए अलग से काम करता रहा, हालांकि और लंबे समय तक भी करता रहा, ये रहा था, है ना, ये चीज। कौन, हमारा आरबीआई, है कि नहीं है ऐसा। चलिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें किसको लेके, इसके जो फर्स्ट गवर्नर हैं, जो फर्स्ट गवर्नर है इनका नाम है ऑसबॉर्न स्मिथ। क्या नाम है इनका, इनका नाम है ऑसबॉर्न स्मिथ। और पहले जो भारतीय हैं, फर्स्ट जो भारतीय गवर्नर हैं, आपको बताएं ऐसा, इनका नाम है सीडी देशमुख। क्या नाम है इनका, सीडी देशमुख, है कि नहीं। प्रथम जो महिला गवर्नर है, प्रथम महिला गवर्नर, तो आपको महिला गवर्नर का भी नाम पता रहे, उनका नाम क्या है, उनका नाम है केजे ओडेसी। उड़ती रहती हैं भैया, हो सकता हो, तो केजे ओडेसी। और वर्तमान में आपको पता ही अच्छे से कौन है, मिस्टर संजय मल्होत्रा, है ना, 26वें नंबर के आकर। तो ये कुछ फैक्ट्स और हैं जो यहाँ पर आपको बताए गए इनके बारे में। आइएगा अगले क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बोर्ड फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, इन विच ईयर वाज द बोर्ड फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम वाज एस्टेब्लिश्ड। बताइएगा फटाफट का अपना राइट आंसर क्या है, बोर्ड फॉर पेमेंट सेटलमेंट्स वाला। तो 1994, 2005, 2006 या फिर 2010। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या वो है 2005, ठीक है सर। आइए कुछ फैक्ट्स हम इसके यहाँ पे देख ही लेते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी। देखो, जो हमारा ये है क्या, बोर्ड फॉर पेमेंट सिस्टम एंड सेटलमेंट, है ना, मेनली किसके लिए, जो हमारे चेक, टीडी, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह जो होते हैं, है कि नहीं, इनकी क्या है, सेटलमेंट के लिए रहता है कि नहीं सर। जैसे चेक मिलता है तो चेक क्या है, आपको डायरेक्ट तो मिलने नहीं वाला ऐसा, तो सेटलमेंट के लिए, है कि नहीं ऐसा। इसके अलावा यदि हम लोग यहाँ पे बात करें, है ना, ये तो था ही था, साथ साथ में इसके अलावा क्या कुछ और संस्थाएं और बनाई गई, है कि नहीं। तो आओ उनके नाम हम यहाँ पे देखें। पहला हमारे यहाँ पे क्या वो है, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। क्या नाम है उसका, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, BFS इसे कहा जाता है, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। और ये किस वर्ष पिक्चर में आया था, ये आया था आपका 1994 के टाइम पे पिक्चर में, है कि नहीं ऐसा। इसके अलावा यदि हम लोग में बात करें तो हमारे यहां पे क्या है, इफ्टास, IFTAS, इफ्टास। इफ्टास का पूर्ण रूप पता रहे, ठीक है, वो क्या है, वो आपका इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलीड सर्विसेज, ठीक है सर। और जो ये था, ये पिक्चर में कब आ रहा है, ये आ रहा है आपका 2015 के टाइम पे जाकर, कब आ रहा है, 2015 के टाइम पे। देन हमारे यहाँ पे क्या है अगला, नेक्स्ट वो है हमारे यहाँ पे क्या है, रीबिट, REBIT, रीबिट। इसका वो फॉर्म लिख लो, क्या है वो, हमारा रिजर्व बैंक, क्या है, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। और ये किस वर्ष आया था, यह था आपका 2016 के टाइम पे जाकर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे क्या है, BFS, इफ्टास और रीबिट, ये और पता रहे, ठीक है। BFS कब आया था 1994 में, इफ्टास कब आया था 2015 में, और रीबिट कब आ रहा आपका 2016 के टाइम पे जाकर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर आ रहे हैं। फेमा और फेरा की स्थापना क्रमशः किस वर्ष की गई थी। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ये 73, 99, 99, 73, ठीक है ऐसा, 74, 98 या फिर 98, 74। थोड़ा घुमा दिए, बस आपको पता है कि फेमा और फेरा कब आ रहा है, रेगुलेशन कब हो रहा है, और
मैनेजमेंट कब किया जा रहा है, ठीक है ना ऐसा, रेगुलेशन कब और मैनेजमेंट कब, ठीक है। तो पहले होता था रेगुलेशन और बाद में रखा है मैनेजमेंट, बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर हमारा राइट आंसर क्या है, वो है 1973 एंड एक मिनट आई एम सॉरी, गड़बड़ हो गया, 1973 नहीं, आपका फेरा पहले आया है और ये फीमा, यानी कि इसका राइट आंसर हमारा है यहाँ पे बी, 1999 और 1973, ठीक है ना ऐसा। चलिए ठीक है, फिर आप यहाँ पे क्या, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और यहाँ पर क्या, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, ठीक है। सब पहले फेरा के माध्यम से ये देखा जाता था कितना पैसा अंदर आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ डॉलर, कितना बना के रखना है, और फीमा में क्या उसका मैनेजमेंट शुरू हो गया, अब कुछ भी नहीं, अगर मान लो ज्यादा है तो कम कर दो, कम है तो अपनी तरह डाल के बढ़ा दो, है ना। ये सारा काम कौन देख रहा है, आरबीआई देख रहा है कि नहीं, सर कुछ भी नहीं है। चलिए आगे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई मुद्रा को निम्न में से किस प्रणाली के तहत जारी किया जाता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रेवेन्यू सिस्टम, मिनिमम रिस्क सिस्टम, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। आरबीआई जो करेंसी जारी करता है ना, वो जो देवास में करेंसी नोट पे से छपते हैं, है कि नहीं ऐसा, किस सिस्टम के तहत, तो वो अपना क्या है, बिल्कुल सही है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, बहुत सही, ये आंसर हमारा यहाँ पर राइट है। आओ कुछ फैक्ट्स हम इसके बारे में देखें। देखो जो ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, ये कब, ये 1956 के टाइम पे अपनाया गया था, है ना, 1956 के समय इसे क्या किया गया था, अपनाया गया। इसमें क्या है, इसमें ये कहा गया कि भैया रुपए 200 करोड़ का क्या हो, रिजर्व हो, किसके पास में, आरबीआई के पास में, क्या करने के लिए, नोट छापने के लिए। और उस 200 करोड़ में से भी क्या बोला गया, उसमें से बोला गया कि भैया जो रुपए 115 करोड़ है, कितना रुपए, जो 115 करोड़ है, इसका क्या होना चाहिए, गोल्ड, ठीक है ना, और जो रुपए 85 करोड़ है, इसकी क्यों चाहिए आपके, विदेशी बॉन्ड या फिर विदेशी करेंसी, आप ये कह सकते हैं ना, विदेशी बॉन्ड या फिर क्या, करेंसी ऐसा। और करेंसी ये नहीं भैया छोटे मोटे देश की है ना, बड़ी करेंसी, पाउंड्स, डॉलर्स, दिनार, ऐसा, ये करेंसी यहाँ पर क्या है, चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना ऐसा। चलिए ये वाली बात है इसको लेकर। अच्छा यहाँ पर यदि हम लोग बात करें आरबीआई की, है ना, आरबीआई के बारे में कुछ बातें और हम यहाँ पे देखना चाहें तो आप देखना, आपको जो वेरियस रेट से पता है, आप मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, वो क्या, वो ये वाली बात है, आरबीआई की जो रेट है, जैसे कि रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, एसडीएफ है, ये आपसे 3 महीने पहले की पूछी जाएगी, या फिर जो लेटेस्ट थी ना वो तो पूछने नहीं वाले। लेटेस्ट में आपको पता भी क्या, जो रेपो रेट ये चेंज हुई है, ये 6.25 हो गई है ना, यानी इसमें क्या 25 बेसिस पॉइंट की क्या कमी कर दी गई है, आपसे ये तो पूछने नहीं वाले। दिसंबर में क्या रही थी आपसे, वो पूछी जा सकती है कि नहीं ऐसा, कि दिसंबर 2024 में जो रेपो रेट कितनी थी, ये आपसे पूछ सकते हो, कि उसमें चेंज अभी हुआ है इसी फरवरी में, इसीलिए। तो आप यहाँ पे कुछ रेट्स के नाम लिख लो, है ना, वेरियस रेट्स, आपको उनके क्या है रेट पता रहे। और ये जो रेट है कब के बता रहा हूं मैं आपको, दिसंबर 2024 के समय का, है ना, क्योंकि आपसे क्या है एग्जाम में यही वाले पूछ सकते हैं, यदि पूछने वाली बात आती है तो, है कि नहीं ऐसा। तो यहां पे देख लो, पहला हमारे यहाँ पे क्या है, वो हमारा रेपो रेट है, कितना है, वो हमारा 6.50%, जबकि अभी वर्तमान में कितना चुका है, 6.25%। इसमें क्या है 25 बेसिस पॉइंट की कर दी है, कमी कर दी गई है। यदि हम लोग यहां पे बात करके इसको लेके रिवर्स रेपो रेट को लेके, तो ये हमारा कितना चुका है, ये हमारा चुका है 3.35%। आपको ये रेट्स यहां पे याद रहे, कुछ इंपॉर्टेंट रेट्स आपको बता रहा हूं, कुछ भी नहीं है। देन हमारे पे क्या हुआ है, एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये हमारी कितनी है, ये हमारी है 6%। एसडीएफ हमारी कितनी है, वो हमारी 6%। देन हमारे पे क्या है, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये हमारी कितनी है 6.5%। देन हमारी यहां पर कौन सी है, वो है बैंक रेट, ये है हमारी क्या, बैंक रेट, और जो बैंक रेट है ये कितनी है, ये हमारी 6.5%। देन हमारे यहां पर कौन सी है, वो है हमारी बेस रेट, कौन सी है हमारी, वो है हमारी बेस रेट। तो जो बेस रेट है वो कितनी है, 9.10% से 10.40%, ठीक है ना ऐसा। कुछ रेट और, जैसे कि आप देख रहे हो हमारे यहाँ पे क्या है, एमसीएलआर मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट, ये कितनी है, ये हमारी है 8.15 से 8.45%। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेट्स है जो यहाँ पर आपको बताई गई हैं, आपको इन सबके पता रहे। ये अपने कब के हैं, दिसंबर 2024 के, आपसे पूछे जाएंगे तो दिसंबर के पूछेंगे, आप देना बहुत लंबे टाइम से कोई चेंज हुआ ही नहीं है। और अब जाके इस फरवरी 2025 में किसमें, इस रेपो रेट में कितना 6.25 को लाया गया है कि नहीं। जो यहाँ पर क्या है 6.25 इसे किया गया है, ये कब किया गया है, ये किया गया फरवरी 2025 के टाइम पे लाकर, ठीक है, तभी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ स्टार। तो ये नहीं आने वाला, ध्यान रखिएगा, है कि नहीं ऐसा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर
एनबीएफसी किस प्रकार की जमा को स्वीकार करता है? मांग व अवधि जमा, केवल मांग जमा, केवल अवधि जमा, या फिर उपर्युक्त सभी। ठीक है ना। तो जो एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, ये इन चारों में से किसको स्वीकार करती है? डिमांड एंड टर्म डिपॉजिट, ओनली डिमांड, ओनली टर्म, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बिल्कुल सही जवाब है वो है हमारा क्या? सी, यानी कि केवल अवधि जमा, ओनली टर्म डिपॉजिट। आओ कुछ फैक्ट्स हम एनबीएफसी के रिगार्डिंग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो एनबीएफसी जो होती है आपको बताएं, इनका जो रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस होता है, इनका जो रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस है वो किसके तहत? वो मिलता है इनको कंपनी एक्ट 2013 के तहत। किसके तहत? कंपनी एक्ट, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इनका क्या? पंजीकरण और इनके क्या? लाइसेंस की व्यवस्था की जाती है कि नहीं साहब? किस समिति की सिफारिश पर इनका बनाया गया था? तो समिति का नाम है ना, सिफारिश करने वाली समिति, उसका नाम है मेलघम समिति। सिफारिश करने वाली जो समिति है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मेलघम समिति। कौन समिति है? वो है मेलघम समिति, मेलघम समिति। ठीक है ना। ऐसा यहां पे एक शानदार बात ये है, एग्जाम में आ सकते हैं, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी क्या होती है? आपसे ये पूछ सकते हैं, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी ये क्या होती है? तो ये आपको पता रहे ये क्या होती है ना? ये वो एनबीएफसी होती है जिनके पास में एसेट जो साइज कितना होता है? 500 करोड़ रुपए से ज्यादा, है ना। एसेट साइज ऑफ रुपीज 500 करोड़ या फिर से क्या हो ज्यादा, है कि नहीं? ऐसा ये चीज ये अपनी क्या है? सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी है। आपको मालूम है वर्तमान में भारत में बैंक्स ने इतना लोन नहीं बांटा, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे फॉरेन बैंक हो, जितना लोन किसने? एनबीएफसी ने बांट दिया। आप पे कॉल आता हो घर पर, आपके मोबाइल फोन पर, वो जो कॉल आता है किसका आता है? इन्हीं एनबीएफसी का आता है। कभी आपसे बोला कि एसबीआई से बात कर रहा हूँ, पीएनबी से बात कर रहा हूँ, बैंक ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूँ, वो क्या बोलते हैं? बजाज फिनसर्व से बात कर रहा हूँ, भैया पिरामल से बात कर रहे हैं, भैया आईडीएफसी फर्स्ट लिमिटेड से बात कर रहे हैं, इस प्रकार से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर आरआरबी का रेगुलेशन निम्न में से कौन करता है? वित्त मंत्रालय, आरबीआई, नाबार्ड, या फिर उपरोक्त सभी। हु अमंग द फॉलोइंग रेगुलेट्स आरआरबी? कितना सिंपल सा है यहाँ पर। तो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है? वो लिखा है इसका नियमन। रेगुलेशन मींस नियमन। कौन करेगा बताइए नियमन? तो वो कौन करेगा नियमन? तो वो करेगा आरबीआई करेगा भैया, नाबार्ड नहीं करेगा, आरबीआई करेगा। लेकिन कौन करेगा? आरबीआई, ना कि नाबार्ड। आप सुन लो भैया बात, आरबीआई वाली बात। आरआरबी अपने यहाँ पर क्या है? ठीक है ऐसा। तो देखो जो आरआरबी है वो आपके यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक, ठीक है ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इन्हीं को हम लोग ग्रामीण बैंक भी कहते हैं। ठीक है ना, ये जो आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं इन्हीं को हम लोग क्या ग्रामीण बैंक भी कहते हैं। सीधी बात तो ये है, आपको पता है ऐसा। ये आरआरबी भैया ध्यान रखना वो नहीं है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, नहीं तो आप समझ बैठो। ठीक है, जो ये आरआरबी है इसका गठन किस समिति की सिफारिश में किया गया था आपको पता है? तो समिति का नाम था आपका नरसिम्हन समिति। कौन समिति? नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर इसका आरआरबी का निर्माण किया गया। कब? 1975 में। ठीक है, जो पहला आरआरबी था, क्या पता इसका नाम आपसे पूछ ले पहले आरआरबी का नाम? तो जो पहला वाला आरआरबी है, ठीक है ऐसा, इसका नाम क्या है वो हमको पता है। आइए देखते इसका नाम क्या है। इसका नाम है प्रथम बैंक। क्या नाम है इसका? इसका नाम है प्रथम बैंक। और ये जो प्रथम बैंक है ये कहां पर है? ये है मुरादाबाद यूपी में। कहां पर है? ये है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में जाकर। ठीक है ऐसा। यदि हम लोग यहाँ बात करें किसको लेके? अपने नाबार्ड को लेके। ठीक है, तो जो नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये कब? ये आया था 12 जुलाई 1982 पिक्चर में। ये डेट एग्जाम में कई बार आती है ऐसा। और यदि हम लोग यहाँ पे बात करें इसको लेकर कि जो नाबार्ड है, नाबार्ड किस समिति सिफारिश पर? तो ये शिवरमन समिति सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? शिवरमन समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसे क्या बनाया गया? कब? जो ये समिति थी ये कब बनी थी? 1979 के टाइम पे जाके बनी थी, है कि नहीं ऐसा ये चीज। और फिर क्या नाबार्ड को 1982 में पिक्चर में लाया गया।
ये कुछ और फैक्ट्स इसके रिगार्डिंग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चिट फंड कंपनी को निम्न में से कौन रेगुलेट करता है? सेबी, इरडा, राज्य सरकार या फिर एमसीए। एमसीए मतलब यहां पर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो बताइएगा सर राइट आंसर यहां पर क्या है? तो देखो चिट फंड वाली बात है यहां पर। आप जानते हो चिट फंड का केस ग्वालियर में हो चुका है एक बार 2011 के टाइम पे, ठीक ना। तब कौन शासन पिक्चर में आता है, यानी कि इसे कौन राज्य सरकारें कंट्रोल करती हैं। आओ कुछ फैक्ट्स हम यहाँ पे इन सभी के बारे में देखें। हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या है? वो है सेबी। तो सेबी के बारे में यहाँ पे कुछ बातें करना चाहेंगे, आओ देखते हैं। देखो सेबी अपना क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या बोल रहे हैं आपसे? सेबी से अपना यहाँ पर क्या हुआ आपका? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और जो सेबी है इसका गठन कब हो रहा है? वो रहा है 1988 में। इसको जो वैधानिक दर्जा है वो हर्षद मेहता के स्कीम के बाद में मिला है, जाकर कब? 1992 के टाइम पे जाकर। इसके जो पहले चेयरपर्सन थे, ठीक है ना, ऐसा आई एम सॉरी, इसके जो पहले जो थे कौन चेयरपर्सन, तो जो उसके पहले चेयरपर्सन थे उनका नाम क्या था? थोड़ा सा मैं भूल रहा हूं पहले चेयरपर्सन का नाम। हाँ, एस के दवे, उनका नाम था एस के दवे, एस के दवे, बिल्कुल ठीक है। पहले चेयरपर्सन का नाम तो क्या था? एस के दवे। और जो वर्तमान में इसकी चेयरपर्सन है ना, वर्तमान में जो इनकी चेयरपर्सन है ऐसा, ये है माधवीपुरी बुच, माधवीपुरी बुच। जो ये माधवीपुरी बुच है, इनका कार्यकाल खत्म होने पर आ चुका है, ठीक है ना। इनका जो कार्यकाल है ये कब तक है? इनका कार्यकाल बचा हुआ है 28 फरवरी 2025 को समाप्त। 28 फरवरी 2025 को समाप्त हो जाएगा इनका कार्यकाल, माधवीपुरी बुच का, है कि नहीं। फिर कौन आके बनेगा देखते हैं भैया, है ना। अडानी ग्रुप के मामले में फंसी रही थी कौन? मिसेस माधवीपुरी बुच, है कि नहीं है ऐसा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से। अगले देखने हमारा क्या है? इरडा। इरडा यहाँ पर क्या है? ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है ना, ऐसा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। यदि हम यहाँ पे बात करें किसको लेकर? इरडा को लेकर, ठीक है। तो जो इरडा था ये पिक्चर में कब आ रहा है? यार आपका 1999 के टाइम पे जाकर। इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो आपके तेलंगाना में। कहाँ पर है? वो है आपके तेलंगाना में। और वर्तमान में जिसके चेयरपर्सन है कौन? चेयरपर्सन, ठीक है, उनका नाम है देवाशीष पांडु। देवाशीष पांडा है एक्चुअली, है देवाशीष पांडा, ठीक है ना सर, देवाशीष पांडा। बाकी अपना जो यहाँ पे एमसीए, एमसीए अपना यहाँ पर क्या हुआ आपका? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है ना। ये अपना क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और इसमें दो लोगों के नाम आएंगे। एक तो नाम किसका आएगा? एक आएगा निर्मला सीतारमन का, ठीक है ना, ऐसा निर्मला सीतारमन जी, मार्जिन वाली, जो हर चीज में क्या मार्जिन ढूंढती रहती हैं ऐसा। और एक यहां पर कौन है? वो है हर्ष मल्होत्रा, हर्ष मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा नहीं, हर्ष मल्होत्रा, है कि नहीं ऐसा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर यहां पर हम बढ़ते हैं। कोई कंपनी जब दूसरी बार, ये दूसरी बात नहीं, दूसरी बार अपने शेयर जारी करता है तो उसे कहते हैं ना, व्हेन ए कंपनी इश्यूज शेयर्स फॉर द सेकंड टाइम इट इज कॉल्ड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट, आईपीओ, सेकेंडरी मार्केट या फिर क्या एफपीओ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिएगा। बिल्कुल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, है ना। पहली बार में यदि मान लो क्या शेयर जारी करेंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलेंगे आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या बोलेंगे? आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। और जो ये आईपीओ और एफपीओ है ये हमें कहां मिलेंगे? प्राइमरी मार्केट में ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्या जो शेयर्स उनको जारी किया जाएगा, खरीदा और बेचा जाएगा, है कि नहीं ऐसा। चलिए
अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। निम्न में से किसके पास वोटिंग अधिकार होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वोटिंग राइट्स? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंशियल शेयर्स, बोथ या फिर नन ऑफ दीज। मतलब आपसे यहाँ पे ये पूछा रहा है कि हम लोग जिस कंपनी के शेयर परचेस करते हैं, जैसे हमने इक्विटी शेयर लिए तो हमारे पास वोटिंग अधिकार है, या फिर मान लो हमने प्रेफरेंशियल शेयर ली तो हमारे पास वो अधिकार है। मेरे ख्याल में आपको जो ये दोनों बातें यहाँ पे क्या होंगी, क्लियर होंगी ही होंगी। तो हमारा राइट आंसर क्या, वो है हमारा इक्विटी शेयर, बिल्कुल, ठीक है ना। हालांकि प्रेफरेंस पहले किसी देगी, लाभ प्रॉफिट में प्रेफरेंशियल शेयर वालों को, लेकिन इनके पास में वोटिंग राइट्स नहीं होते। वो किनके पास होते हैं? हमारे पास, इक्विटी शेयर्स वालों के पास। जैसे मैंने जो निवेश कर रखा कहां पर, शेयर मार्केट में, तो जब भी क्या है किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग को लेकर चर्चा होती है किसी भी कंपनी की, तो मेरे पास एक ईमेल आता है जहां पर मुझे क्या है, ई वोटिंग के लिए बुलाया जाता है, और मैं ई वोटिंग के माध्यम से अपने जो मत है उसके लिए पेश करता हूं, ठीक है ना, ऐसा इक्विटी शेयर्स। चलिए अगला पढ़ते हैं यहाँ पर। शेयर बाजार में सुरक्षा से संबंधित शब्द है। द टर्म रिलेटेड टू सिक्योरिटी इन द स्टॉक मार्केट इज फ्यूचर, ऑप्शन, हेजिंग या फिर कॉल एंड पुट। ठीक है, तो सिक्योरिटी से यहां पर क्या है, संबंधित शब्द आपसे पूछा जा रहा है। किससे? सुरक्षा से संबंधित शब्द आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, तो बताइएगा वो कौन सा है? बिल्कुल वो है यहां पर आपका हेजिंग। ठीक है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, कॉल एंड पुट, उसी में कॉल खरीदना, पुट यानी कि बेचना, ऐसा। तो फ्यूचर्स और ऑप्शन के थोड़ा सा सेफ मानते हैं, है कि नहीं ऐसा। लेकिन जो सिक्योरिटी यानी सुरक्षा वाली बात है वो किससे, वो हेजिंग से संबंधित है कि नहीं ऐसा। चलें, और आप जानते हो यहाँ पे डीमैट अकाउंट होता है, डी मटेरियलाइज्ड अकाउंट। शेयर मार्केट में जो आपका स्पेशल अकाउंट उसका नाम क्या है? डी मटेरियलाइज्ड अकाउंट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आइएगा, सेबी गठन कब हुआ था? ये तो क्वेश्चन आपको पीछे बता के आ चुका हूं भैया, ठीक है, 1988 में, लेकिन कब? 12 अप्रैल 1988, ठीक है। वर्तमान में जिसकी चेयरपर्सन है वो कौन है? माधवीपुरी बुच है, और ये कब तक है? 28 फरवरी 2025 तक है। इसके बाद में कौन बनेगा देखा जाएगा, है कि नहीं है ऐसा। इसको वैधानिक दर्जा कब मिला था? 1992 के टाइम पे जाके मिल रहा था। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, निम्न में से कहां सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय है? विच ऑफ द फॉलोइंग, एट विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज द रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी लोकेटेड? ऐसा करके रहेगा, गांधीनगर, पोरबंदर, अहमदाबाद या फिर बड़नगर, है ना। यानी मेरे गुजरात वाला जो है अपना क्षेत्रीय कार्यालय, उसके 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए लेकर आया हूं, है कि नहीं। तो वो अपना राइट आंसर क्या है? बिल्कुल वो अपना यहाँ पर क्या है, वो आपका अहमदाबाद, ठीक है। कहां पर है? अहमदाबाद। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें जो क्षेत्रीय कार्यालय वो कहां पर है, वो है आपके नई दिल्ली में, है कि नहीं। देन मुंबई में भी है, जहां पर मेन कार्यालय वहां पर भी है कि नहीं ऐसा। देन चेन्नई, और देन कोलकाता, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। सेबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुल कितने सदस्य होते हैं? 7, 8, 9, 10। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द सेबी? 7, 8, 9, 10 कितने होते हैं टोटल? बताइएगा आप सब लोगों को यदि पता हो तो, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं क्या पता बन जाए एग्जाम में, है कि नहीं। चूंकि सेबी क्या अलग से लिखा अपने सिलेबस में, इसीलिए सेबी का डायरेक्टर क्या है, वैधानिक दर्जा क्या है ना। ये तो इतने पुराने क्वेश्चन हो चुके हैं, कईयों बार आ चुके हैं। अब ये थोड़े क्या है, नए प्रकार का क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, वो हमारा 9, ठीक है ना, बिल्कुल। तो देखो कुछ फैक्ट्स हम इसके बारे में यहाँ पे देखे लेते हैं ऐसा, ठीक है। आओ देखो, हम देखें यहाँ पे, इधर देखने एक मिनट, अपने कहते हैं कुल सदस्य, मतलब अपने यहाँ पर क्या सदस्य वाली बात की जा रही है ऐसा, मेंबर्स, मेंबर्स में देख लेना आप लोग, ठीक है ना ऐसा। मेंबर्स में देखना यहां पर आपको यहां मिलेगी एक चेयरपर्सन, मतलब एक मिलेगा यहां पर क्या, चेयरपर्सन। इसकी संख्या कितनी यहां पर, वो है एक, ठीक है सर। फिर एक हमें यहां मिलेगा, मतलब एक नहीं, यहां पे हमें वित्त मंत्रालय से, किससे? वित्त मंत्रालय से, है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री से। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इस फाइनेंस मिनिस्ट्री से यहां पे कितने आएंगे? 2 लोग आएंगे। कितने लोग आएंगे आपके? 2 लोग जाकर आएंगे। कहां से? फाइनेंस मिनिस्ट्री से, है ना ऐसा। देन यहां पर क्या, एक व्यक्ति कहां से आएगा? आरबीआई से, है ना। आरबीआई से कौन आएगा? एक व्यक्ति जाकर आएगा ऐसा। 1, 2, 3, 4, बाकी के 5 का यहां पे क्या होगा? मनोनयन, ठीक है ना, है ना। सरकार द्वारा मनोनयन, हम ये कह सकते हैं ऐसा, सरकार द्वारा मनोनयन, है कि नहीं। कितने लोगों का? 5 लोगों का। तो देखो 5, 6, 7, 8 और 9, इस प्रकार से क्या है आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाता है कि नहीं ऐसा, ये चीज। कोई दिक्कत? ठीक है। एस के दबे क्या थे? अपने पहले चेयरपर्सन थे, ध्यान रखना। वर्तमान में कौन है? माधवीपुरी बुच है, सीधी बात है ऐसा, ठीक है। जो कब तक रहेंगी? 28 फरवरी
2025 तक रहेंगी। इसके बाद में उनका कार्यकाल क्या हो जाएगा, समाप्त। यानी कुछ दिनों का और बचा है कार्यकाल, लेकिन आज 11 तारीख है ना ये चीज, तो 16-17 दिन और बचे और काम तमाम। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सेबी का स्किन इन द गेम रूल किससे संबंधित है? आईपीओ, म्यूचुअल फंड, इक्विटी शेयर या फिर कमोडिटी, है ना। बहुत शानदार है भैया। स्किन इन द रूल, सेबीज स्किन इन द गेम रूल रिलेटेड टू आईपीओ, म्यूचुअल फंड, इक्विटी शेयर या फिर कमोडिटी। तो वो क्या है, बिल्कुल वो है अपना यहाँ पे क्या, म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, तो ये स्किन इन द गेम रूल है भैया, जिसमें क्या है, जितने भी कंपनियां हैं, जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, जो अगर मान लो आपसे मेरे से पैसा उठाएंगी किसी कंपनी में लगाने के लिए, तो उस कंपनी को अगले 3 साल के लिए अपनी सैलरी का एक पर्टिकुलर हिस्सा, लगभग कितना 20% के आसपास, उसमें जो काम करने वाले कर्मचारी वो भी, उन्हें क्या है, अपना पैसा वहां पे लगाना पड़ेगा, जिससे क्या हो, जो म्यूचुअल फंड है यहां पर क्या है, आपको मेरा पैसा क्या है सुरक्षित बना हुआ रहे और कुछ भी नहीं है, कि नहीं सर। अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन अपना क्या है, निम्न में से कौन सी प्रणाली सेबी से संबंधित है? स्कोर्स, सारथी ऐप, ये सारथी ऐप है भैया, ठीक है ना सर। स्कोर्स 2.0, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इनमें से कौन सा, बिल्कुल, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या है, वो है उपयुक्त सभी, ठीक है ना। ठीक है, स्कोर्स, सारथी ऐप, स्कोर्स 2.0, ये तो अभी हाल ही में आया भैया, कब, 2023 के टाइम पे जाकर आपको पता है, स्कोर्स 2.0। ठीक है, ये सब किससे, सेबी से संबंधित, फुल फॉर्म एग्जाम में नहीं आने वाले, बस हमको पता रहे कि ये क्या क्या है, ये स्कोर से किससे रिलेटेड है, आपके सेबी से, सारथी ऐप किससे संबंधित है, सेबी से, है कि नहीं सर। चलिए इस प्रकार से आपके जो ये क्वेश्चन है यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। ठीक है, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि अभी रात में इसका प्रीमियर लगने वाला है, क्योंकि मेरा गला भी सही नहीं है, मेरा डॉक्टर पे अपॉइंटमेंट है शाम के 7:30 के टाइम पर, तो मैं शाम को शायद मिल ना पाऊँ। ठीक है ऐसा, लेकिन जब मैं डॉक्टर के यहाँ पर होऊंगा उस टाइम पर मैं ऑनलाइन क्लास को ऑन कर लूंगा, आपके जितने सवाल हैं वो मैं वहाँ पर देखता रहूंगा। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं अपन लोग जल्दी कल वाली क्लास में, है ना। अब ये क्लास अपनी डेली चलेगी, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव वाली। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।